बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम लेक्चर शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 4 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारा सब्जेक्ट है और आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, प्रोजेक्ट स्केजुलिंग क्या है, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन क्या है। आज हम देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास क्या है। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? आप करते हैं कि आप रिस्क मैनेजमेंट है कि आप आइडेंटिफाई करें अपने रिस्क को, कंसर्न हो आपको अपने रिस्क से, और आप ऐसा प्लान करें, ऐसा स्केड्यूल ड्रॉ करें कि आप मिनिमाइज कर सकें अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो रिस्क के इफ़ेक्ट आते हैं, जो जो आपको लग रहा है कि ये रिस्क हो सकता है, ये इफ़ेक्ट हो सकता है, उसको आप मिनिमाइज कर सकें। इसे हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है जी। और ये जो है कैसे सर्कमस्टेंस होते हैं जिनके अंदर ये अकर हो सकता है रिस्क आपके पास, ये किस तरह से इफेक्ट कर सकता है आपको। प्रोजेक्ट रिस्क इफेक्ट स्केड्यूल और रिसोर्सेज, कि जो स्केड्यूल आपने बनाया है आपके स्केड्यूल को डिस्टर्ब कर सकता है, उसे इफेक्ट कर सकता है। ठीक है जी। आपकी जो क्वालिटी, आपकी जो परफॉर्मेंस थी, आपकी परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर सकता है, उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। आपने जो क्वालिटी प्रोवाइड करनी थी वो आप उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के थ्रू, जो आपने प्रोवाइड करनी थी। उसके बाद आपने जो बिज़नेस कर रहे हैं आप, जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट हो सकती है, आपका बिजनेस इफेक्ट हो सकता है इन रिस्क की वजह से। तो इन तमाम चीज़ों को मिनिमाइज करने का काम जो है वो रिस्क मैनेजमेंट में आता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कैसे जो है वो रिस्क आ सकते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है और वो किस चीज़ पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टाफ टर्नओवर, अगर हमारे पास कोई एक्सपीरियंस स्टाफ है और वो एकदम मूव कर जाता है, ठीक है जी, काम कंप्लीट होने से पहले, तो ये हमारे प्रोजेक्ट पे इफ़ेक्ट कर सकता है। इसके बाद हमारे पास जो रिस्क आ सकता है वो मैनेजमेंट चेंज, हम एकदम अपनी मैनेजमेंट को चेंज करें तो जो नई मैनेजमेंट है वो उस तरह से वर्कआउट नहीं कर पाती, तो उसे टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, तो ये भी आपके प्रोजेक्ट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। इसके बाद अगर आपके पास जो हार्डवेयर आपको अवेलेबल होना चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी नहीं आ रही, तो ये भी रिस्क है। इसकी वजह से भी आपका जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। उसके बाद आपके पास आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें एकदम चेंजिंग आ गई कि आपको ये रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी थी, वो भी आपसे नहीं पूरी हो पा रही, तो वो भी रिस्क हो सकता है, वो भी आपके प्रोजेक्ट के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो इस तरह से आपके पास आपकी जो स्पेसिफिकेशंस थी उनमें अगर डिले आ रहा है तो जाहिर बात है आपकी प्रोडक्ट इफेक्ट हो रही है, आपका प्रोडक्ट भी इफेक्ट हो रहा है। उसके बाद जो आपने अपनी जो है वो बनाया था कि आपके पास क्या साइज़ होगा अपने प्रोडक्ट का, वो अगर आपसे अंडर एस्टिमेट हो गया है तो ऑब्वियसली वो भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। इस तरह से अगर आपके पास उस तरह से परफॉर्मेंस जो आप चाह रहे थे अपने केस टूल्स की वो नहीं आपसे परफॉर्मेंस हो पा रही, तो उसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट जो है वो सारी की सारी इफेक्ट हो जाती है। अगर आपके पास जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे थे, टेक्नोलॉजी के अंदर अगर चेंजिंग आ गई है, ठीक है जी, और नई टेक्नोलॉजीज़ का जो है वो मार्केट में इन हो गई हैं, उसकी वजह से आपका जो आप बिजनेस है वो इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर प्रोडक्ट कंपटीशन है प्रोडक्ट का, आपकी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कोई और प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका है, तो तब भी आपके बिजनेस को इफेक्ट होगा, लोग उस तरफ अट्रैक्ट हो चुके होंगे। तो ये इस किस्म के जो है वो सॉफ्टवेयर रिस्क हमारे पास आते हैं। उसके इफेक्ट किस चीज़ पे हो सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन इसकी क्या थी इन रिस्क की, वो भी हमने देख ली। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होता किस तरह से है। सबसे पहले हम रिस्क को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिस्क का एनालिसिस करते हैं। रिस्क के एनालिसिस करने के बाद हम जो देखते हैं ऐसे क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, फिर हम उसकी प्लानिंग करते हैं उसके ऊपर, और फिर जो है वो हम उसकी मॉनिटरिंग जो है वो करना शुरू करते हैं अपने रिस्क की।
तो हम देख रहे थे कि रिस्क मैनेजमेंट हमें किस तरह से होती है। पहले हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी प्लानिंग होती है और फिर उसको साथ साथ मॉनिटरिंग करते रहते हैं हम। तो हम देखेंगे कि हमारे पास रिस्क आइडेंटिफिकेशन में क्या आ जाता है। हमारे पास रिस्क में हम देख सकते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी का रिस्क आ रहा है, पीपल रिस्क आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क आ रहा है, या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे को रिस्क आ रहा है, या जो हमारी एस्टिमेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमें कोई रिस्क महसूस हो रहा है। तो पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रिस्क किस तरह के टाइप के होते हैं। वो टेक्नोलॉजी में जो हमने बात की, पीपल की बात की, ऑर्गेनाइजेशन की बात की, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी में आपका जो डाटाबेस सिस्टम है वो उस तरह से वर्कआउट नहीं कर रहा। पीपल्स के अंदर जो आपने स्टाफ रखा हुआ है उसके अगर कोई स्किल में इशू आ रहा है या वो उनकी अनअवेलेबिलिटी हो रही है, ठीक है जी, तो ये आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क हमारे पास आता है, तो वो हमारे पास ये आ जाता है कि हमारे पास उस तरह से मैनेजमेंट में जो है वो चेंजिंग आ रही है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फिर जो हमने केस टूल्स उसके लिए सेलेक्ट किए थे उनमें अगर कोई मसला आ रहा है तो वो भी रिस्क है हमारे पास। फिर अगर हम जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी उनके अंदर अगर चेंजिंग आ रही है तो तब भी हमें जो रिस्क का सामना करना पड़ता है। और जो एस्टिमेशन टाइम हमने रखा था वो प्रॉपर तरीके से हम उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए रिस्क का सबब बन सकता है। फिर रिस्क एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किस किस्म का रिस्क है हमारे पास। बहुत लो किस्म का रिस्क है, या सिंपल लो है, या मॉडरेट है, या हाई है, या बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। तो हम ये एनालिसिस करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर आपकी डाटाबेस के अंदर रिस्क आ रहा है, ठीक है जी, तो वो मॉडरेट रिस्क है, इफेक्ट सीरियस करेगा हमारे ऊपर जो है। इस तरह से अगर आपने जो टाइम रिक्वायर किया था और उसके ऊपर आप नहीं काम कर पा रहे, वो अंडर एस्टिमेट हो गया, तो ये बड़ा हाई रिस्क है हमारे पास, सीरियस इफेक्ट करता है हमारे ऊपर। अगर आपके पास केस टूल्स का अगर मसला आ रहा है तो वो भी बड़ा हाई रिस्क है, इसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी हाई है। और इस तरह से हमारे पास अगर कस्टमर फेल टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट चेंजिंग्स, तो ये भी हमारे पास एक मसला आ जाता है। फिर हमारे पास जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग थी अपने स्टाफ के लिए वो भी अवेलेबल अगर हमारे पास नहीं हो रही, तो ये हमारे पास जो है वो भी आ जाता है रिस्क। तो ये आगे देखें, उसकी प्रोबेबिलिटी साथ है, उसके आगे इफेक्ट साथ हैं। फिर आपके पास जो साइज ऑफ सॉफ्टवेयर था ये भी हमने देखा एक रिस्क है, तो ये भी बड़ा हाई किस्म का रिस्क है। तो उस तरह से हमारे पास जो कोड जनरेट हो रहा है उसके लिए जो हमारे पास केस टूल्स से अगर वो हमारे पास इनसफिशिएंट आ रहे हैं तो ये भी हमारे पास जो है रिस्क है। और ये आगे हर रिस्क के आगे आपने देखा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी लिखी है, कोई हाई है, कोई मॉडरेट किस्म का है, कोई जो है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा जो रिस्क है वो किस टाइप का है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो किस तरह से हमें इफ़ेक्ट करेगा। तो फिर हम जो है वो उसका प्लान करते हैं कि हम कुछ चीज़ों को अवॉइड करते हैं, जो है वो उसकी स्ट्रेटजीज जो हम इख्तियार करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट किस्म के जो प्लान्स हैं हम फिर उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं इन चीज़ों को कवर अप करने के लिए। तो कुछ रिस्क प्लानिंग भी जो है वो हम इस तरह से चलाते हैं। डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज जो आपके सामने नज़र आ रही हैं उन्हें जो है वो हम फॉलो करते हैं। फिर साथ साथ जो है वो हम अपने सिस्टम को जो है वो हमारा जो रिस्क आ रहा है हम मॉनिटर करते रहते हैं रेगुलरली तौर पर, कि जो है वो पहले जो था ज़्यादा रिस्क था, अगर वो कम हो गया है, या कम था तो ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया। तो इस तरह से हम चीज़ों को जो है वो उनके इफ़ेक्ट्स को बार बार जो है वो हम रेगुलरली जो है वो मॉनिटर भी करते रहते हैं। उसके जो हमारे पास अगर कोई प्रोग्रेस आ रही है, हमारा रिस्क कंट्रोल हो रहा है, तो उसे भी हम डिस्कस करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिस्क मॉनिटरिंग में आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास थी रिस्क मैनेजमेंट की। ये हमारा टॉपिक था आज का रिस्क मैनेजमेंट का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आएंगे।